हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू कानून पुस्तिका। लिमिटेशन एक्ट मॉक फोर्थ में आपका स्वागत है। मॉक फोर्थ में हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। वो आपको पिछली वीडियोस में भी दिख सकते हैं, लेकिन हमने 30 एमसीक्यूज़ सेलेक्टेड निकाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट। एरियर्स ऑफ रेंट के लिए बताना है हमें कितना टाइम पीरियड है। लिमिटेशन पीरियड 3 years from the when the notice is given, 3 years from the date when the demand of for rent is made, 3 years from the date the arrears become due. Answer is option थर्ड। तो हमने देखा है कि एरियर्स ऑफ रेंट का क्वेश्चन बार बार आता है, तो हम इसको एंट्री 53rd एंट्री है एरियर्स ऑफ रेंट से रिलेटेड फर्स्ट शेड्यूल में लिमिटेशन एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is true of the acknowledgement of liability। Acknowledgement of liability से related इनमें से क्या true है। Acknowledgement कब कर सकते हैं हम। Can be made to a person other than the person entitled to the property, has to be made to the person concerned या creditor, can be made after the expiry of the period of limitation, has to be promised to pay। Answer is can be made to a person other than the person entitled to the property। जो प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल है उससे दूसरा पर्सन है, कोई अदर पर्सन है, उसको भी दे सकते हैं हम एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर फोरक्लोजर बाय ए मॉर्टगेजी इज। बताइए कितना लिमिटेशन पीरियड है इमूवेबल प्रॉपर्टी के फोरक्लोजर के लिए। आंसर इज 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स का टाइम लिमिटेशन पीरियड है इन इमूवेबल प्रॉपर्टी के फोरक्लोजर के लिए मॉर्टगेजी के द्वारा। ये हमें फर्स्ट शेड्यूल की पार्ट 5 में इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिया गया है, उसकी एंट्री 63rd में हमें ये देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 11 लिमिटेशन एक्ट 1963 रिकॉग्नाइजेज द डिफेंस बेस्ड ऑन ए फॉरेन रूल ऑफ लिमिटेशन ओनली टू विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। किस केस में लगेगा वो फॉरेन रूल। वेयर द फॉरेन लॉ हैज़ एक्सटिंग्विश्ड द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, वेयर द फॉरेन लॉ हैज़ एक्सटिंग्विश्ड ओनली द रेमेडी, ऑल द अबव, नन ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट इज फॉर ए सूट ऑफ फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन टाइटल लिमिटेशन पीरियड कितना है इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए, जो कि टाइटल पे बेस है, मतलब हमें टाइटल प्राप्त करना है उसका। 12 years फ्रॉम द डेट ऑफ द थ्रेट ऑफ डिस्पोजिशन, 12 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन, 12 years फ्रॉम द डेट व्हेन पोजेशन ऑफ डिफेंडेंट बिकम्स एडवर्स थ्रू द प्लेंटिफ, नन। आंसर इज 12 years फ्रॉम द डेट व्हेन द पोजेशन ऑफ द डिफेंडेंट बिकम्स एडवर्स टू द प्लेंटिफ। नेक्स्ट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर ए रिव्यू ऑफ द जजमेंट। रिव्यू के लिए बताना है जजमेंट की कितना है लिमिटेशन पीरियड। 60 days, 30 days, 180 days, 90 days। आंसर इज 30 days। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ लिमिटेशन ओनली बार्स रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विशेस द राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है और इजी भी है। नेक्स्ट इज Law of limitation as considered in Limitation Act does not bar the remedy if the suits has the instituted under। किसके अंडर इंस्टीट्यूट होगा सूट, कौन से एक्ट के अंडर इंस्टीट्यूट होगा सूट, जब लिमिटेशन एक्ट बार नहीं करेगा उनकी रेमेडी को। आंसर इज इंडियन डाइवोर्स एक्ट। नेक्स्ट इज म्यूनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद। इस केस में क्या, ये केस किस पे बेस्ड था। एनवायरमेंटल डैमेज कॉज बाय टॉक्सिक गैसेस, या फिर एनवायरमेंट डैमेज कंस्ट्रक्शन वर्क के द्वारा एनवायरमेंट डैमेज होता है, फेलियर ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज टू परफॉर्म इट्स स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, फेलियर ऑफ ए लोकल बॉडी टू परफॉर्म इट्स स्टैट्यूटरी फंक्शंस। आंसर इज फेलियर ऑफ लोकल बॉडी टू परफॉर्म इट्स स्टैट्यूटरी फंक्शंस। नेक्स्ट इज The limitation for filing a suit by a surety against the principal debtor would be 3 years from the date on which। जो लिमिटेशन पीरियड है
सूट फाइल करते हैं, श्योरिटी के द्वारा सूट फाइल किया गया है प्रिंसिपल लेटर के खिलाफ, तो उसका 3 इयर्स लिमिटेशन पीरियड होता है। तो वो लिमिटेशन पीरियड कब से शुरू होगा ये बताना है। द अमाउंट वाज पेड बाय द श्योरिटी टू द क्रेडिटर, जब श्योरिटी के द्वारा क्रेडिटर को अमाउंट पे किया जाता है तब से शुरू होगा। द डेट ऑन डिमांड, जब क्रेडिटर ने डिमांड की है उस दिन से। फॉर द पेमेंट देयर ऑफ टू द डेटर और द श्योरिटी विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर है मतलब जो भी पहले है। द अमाउंट बिकम्स पेबल टू द क्रेडिटर, जब क्रेडिटर को अमाउंट दे दिया गया है उसके बाद। द रिफ्यूज़ल बाय द प्रिंसिपल लेटर टू पे द अमाउंट और नोटिस बीइंग द बाय द श्योरिटी, या फिर प्रिंसिपल लेटर के द्वारा रिफ्यूज़ कर दिया गया है उसको अमाउंट देने के लिए। आंसर इज द अमाउंट वाज पेड बाय द श्योरिटी टू द क्रेडिटर, जब श्योरिटी ने क्रेडिटर को अमाउंट पे कर दिया तब से शुरू हो जाएगा लिमिटेशन पीरियड। नेक्स्ट इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन 13 कवर्स द रिजेक्शन ऑफ पोपर्स एप्लीकेशन। सेक्शन 13 लिमिटेशन एक्ट का पोपर से रिलेटेड बात करता है, आपको पता ही है। तो इनमें से कौन सा सीपीसी का ऑर्डर लगता है उस पर? ऑर्डर 31 रूल 3, ऑर्डर 32 रूल 4, ऑर्डर 30 रूल 2, ऑर्डर 33 रूल 5। कौन सा ऑर्डर बात करता है इस रिगार्डिंग? आंसर इज ऑर्डर 33 रूल 5 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट इज ए फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द एक्नॉलेजमेंट साइन की गई है। तो एक्नॉलेजमेंट से रिलेटेड फ्रेश पीरियड कब शुरू होगा? जब साइंड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड ख़त्म हो चुका है और उसके बाद साइन की गई है एक्नॉलेजमेंट तब, या फिर प्रेस्क्राइब पीरियड एक्सपायर होने से पहले साइन की गई है, या फिर ओरल एग्रीमेंट हुआ है आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड, या फिर बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड ओरल एग्रीमेंट किया गया है। आंसर इज साइंड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड। प्रेस्क्राइब पीरियड जो है उससे पहले साइंड होनी चाहिए एक्नॉलेजमेंट। और आपको पता ही है एक्नॉलेजमेंट का सेक्शन 18 है। नेक्स्ट इज पीरियड स्पेंट इन प्रोसिक्यूटिंग द केस बिफोर द कंज्यूमर फोरम कैन बी, जो कंज्यूमर फोरम है उसके सामने प्रोसिक्यूट किया गया है केस, तो उस पर जो टाइम पीरियड लगा है कंज्यूमर फोरम में प्रोसिक्यूट करने के लिए, वो टाइम इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा, या पार्टली एक्सक्लूड होगा या पार्टली इंक्लूड होगा? आंसर इज एक्सक्लूड हो जाएगा वो टाइम पीरियड। नेक्स्ट इज where in any case the suit or application is based upon fraud or mistake, the period of limitation shall not begin to run unit the until आएगा यहाँ पे यूनिट की जगह, until the plaintiff or applicant has discovered the fraud or mistake। द स्टेटमेंट इज, पता नहीं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फोर्स है। तो इन्होंने क्या बोला है इस स्टेटमेंट में? इसमें बोला है इन्होंने कि एक सूट और एप्लीकेशन है वो बेस्ड है फ्रॉड और मिस्टेक पे। तो लिमिटेशन पीरियड तब तक शुरू नहीं होगा जब तक प्लेंटिफ और एप्लीकेंट जो है वो फ्रॉड और मिस्टेक डिस्कवर नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू है, या फिर सेक्शन 17 में प्रोवाइडेड है, या फिर लिमिटेशन एक्ट में प्रोवाइडेड ही नहीं है। आंसर इज सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये सेक्शन 17 में प्रोवाइडेड भी है। नेक्स्ट इज इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील, जो अपील के लिए लिमिटेशन पीरियड हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए द डे ऑन विच द जजमेंट प्रोनाउंस शैल बी एक्सक्लूड, जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस की गई वो एक्सक्लूड होगा, या फिर इंक्लूड होगा वो टाइम पीरियड, या फिर डिक्री प्रिपेयर करने के लिए जो टाइम लगा है वो इंक्लूड होगा, या फिर जो जजमेंट प्रोनाउंस की गई है वो दिन, और डिग्री की कॉपी ऑब्टेन करने के लिए जो टाइम पीरियड लगा है वो दिन, वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा। आंसर इज ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, मतलब जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुई है और डिग्री की कॉपी लेने के लिए जितना टाइम पीरियड लगा है हमें वो एक्सक्लूड होगा। नेक्स्ट इज लिमिटेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, कब आया था बताइए? आंसर इज 1 जनवरी 1964। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन
of Limitation Act gives recognition to the concept of adverse possession. Adverse possession के बारे में कौन सा सेक्शन बताता है लिमिटेशन एक्ट का? 24, 22, 26 या 27? आंसर इज सेक्शन 27. आंसर इज सेक्शन 27. नेक्स्ट इज a suit filed on the day next to the last date of limitation for filing thereof will not be barred by time. लिमिटेशन एक्ट मतलब लिमिटेशन पीरियड उसका ख़त्म हो चुका है और जिस दिन ख़त्म हुआ है लिमिटेशन पीरियड उसके नेक्स्ट डे ही वो सूट फाइल करता है तो लिमिटेशन एक्ट से बाहर नहीं होगा. कौन से केस में नहीं होगा? इफ़ द प्लेंटिफ वाज अनवेल, अगर वो प्लेंटिफ बीमार है या फिर वायरल फीवर से ग्रसित है लास्ट डेट पे, या फिर कोर्ट क्लोज है आधे घंटे के लिए उस दिन लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन वाले दिन, या फिर प्लेंटिफ इंडिया से बाहर है लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन वाले दिन, या फिर एडवोकेट जो है फॉर द प्लेंटिफ फॉरगॉट टू फाइल प्लेंट ऑन द लास्ट डेट, या प्लेंटिफ का एडवोकेट जो है वो भूल गया है प्लेंट फाइल करनी. आंसर इज इफ़ द कोर्ट वाज क्लोज फॉर हाफ एन आवर ऑन द लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन. अगर कोर्ट आधे घंटे के लिए भी बंद है लास्ट दिन के लिए तो फाइल कर सकता है नेक्स्ट डे भी. नेक्स्ट इज इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट वंस द टाइम हैज़ बिगिन टू रन. किसी भी प्रकार का सूट है उसके लिए लिमिटेशन पीरियड अगर एक बार टाइम शुरू हो गया लिमिटेशन पीरियड का तो द नंबर ऑफ पब्लिक हॉलीडेज और कोर्ट हॉलीडेज हैव टू बी एक्सक्लूडेड. तो उसके बीच में जो पब्लिक हॉलीडेज आएंगी और कोर्ट हॉलीडेज आएंगी वो एक्सक्लूड हो जाएंगी. या फिर ए सूट हैज़ टू बी फाइल्ड टू स्टॉप द टाइम फ्रॉम रनिंग, या फिर सूट फाइल कर दिया जाता है तो उस टाइम वो पीरियड बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है रन करना. नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी टू इंस्टीट्यूट ए सूट स्टॉप्स इट. या फिर कोई भी उसके बाद जो डिसेबिलिटी आती है टाइम पीरियड शुरू हो गया उसके बाद डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी आती है किसी प्रकार की, वो टाइम पीरियड बंद नहीं होगा. या फिर रेट पिटिशन फाइल कर दी गई है तो वो टाइम पीरियड रन करना स्टॉप हो जाएगा. आंसर इज ऑप्शन सी, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी टू इंस्टीट्यूट ए सूट स्टॉप्स इट. कोई भी उसके टाइम पीरियड शुरू होने के बाद डिसेबिलिटी या इनेबिलिटी आती है तो वो सूट फाइल वो टाइम पीरियड बंद नहीं होगा. नेक्स्ट इज व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ए सूट अंडर आर्टिकल 113 ऑफ लिमिटेशन एक्ट. आर्टिकल 113 जो है लिमिटेशन एक्ट का उसके अंदर कितना टाइम पीरियड दिया गया है सूट फाइल करने के लिए? आंसर इज 6 years. नेक्स्ट इज टाइम टेकन इन प्रोसीडिंग्स टू सेट असाइड द सेल in suit for possession by a purchaser in execution is liable to be excluded. तो सेल को सेट असाइड करवाने के लिए जो टाइम प्रोसीडिंग्स में टाइम लगा है परचेजर के द्वारा पोजेशन वाले सूट में एग्जीक्यूशन के दौरान, तो वो कौन से सेक्शन में एक्सक्लूडेड है? 15 क्लोज 3 में, 15 क्लोज 4 में, 15 क्लोज 2 में, या 15 क्लोज 1. आंसर इज 15 क्लोज 4. नेक्स्ट इज an erroneous decision refusing to apply section 12 limitation act can be corrected under which of the following articles of constitution. बताइए सेक्शन 12 अप्लाई करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया है, ये एररनेस डिसीजन है, मतलब इसमें एरर है इस डिसीजन में, तो वो किस आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंडर करेक्ट किया जा सकता है ये डिसीजन? आर्टिकल 225, 224, 226 या 227? आंसर इज 227. नेक्स्ट इज सबसेक्शन 224 ऑफ प्रेजेंट सेक्शन 12. सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2 and 4 2 to 4 मतलब सबसेक्शन 2, 3 and 4 रेफर स्पेशली टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोसीडिंग. किस टाइप की प्रोसीडिंग्स को रेफर करता है? अपील को, या फिर एप्लीकेशन टू लीव टू अपील, एप्लीकेशन टू रिवीजन की एप्लीकेशन के लिए, रिव्यू की एप्लीकेशन के लिए, या अवार्ड को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन के लिए? बताइए किस बारे में बात करता है? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, इन सभी के बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट इज
सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज रिलेटेड टू, लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 6 जो है वो किस बारे में बात करता है? बार ऑफ लिमिटेशन के बारे में, लीगल डिसेबिलिटी के बारे में, या ऑल ऑफ द बो, नन ऑफ द बो? आंसर इज लीगल डिसेबिलिटी. नेक्स्ट इज what will be the limitation period for instituting a suit for which no specific period of limitation is provided under limitation act? कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं बताया गया है लिमिटेशन एक्ट में, तो उस सूट को फाइल करने के लिए कितना लिमिटेशन पीरियड होगा जनरली? 3 years, 2 years, 1 year या नन? आंसर इज 3 years, ऑप्शन 1. नेक्स्ट इज the period of limitation cannot be extended under section 5 in which of the following proceedings? सेक्शन 5 के अंडर एक्सटेंड नहीं होगा लिमिटेशन पीरियड. कौन से इनमें से कौन से प्रोविजंस में बताइए? एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 198 ऑफ यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, या फिर रिवीजन फाइल की गई है अंडर सेक्शन 333 ऑफ यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, या फिर अपील फाइल की गई है सबसेक्शन 3 में सेक्शन 331 के, या फिर नन ऑफ द अबव. आंसर इज ऑप्शन 1, सबसेक्शन 4 ऑफ 198 में एप्लीकेशन फाइल की गई है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए वैलिड एक्नोलेजमेंट? वैलिड एक्नोलेजमेंट के लिए इनमें से क्या रिक्वायर नहीं है बताना है. मेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इन द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन कंसर्न, इन राइटिंग साइंड बाय द पर्सन कंसर्न. आंसर इज इन द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन कंसर्न. ये जरूरी नहीं है कि उसकी ही हैंड राइटिंग में हो एक्नोलेजमेंट. नेक्स्ट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सेटिंग असाइड ए सेल ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री इज. बताइए, एग्जीक्यूशन के दौरान सेट असाइड करवाना है तो उसका लिमिटेशन पीरियड कितना होगा? हमने पीछे भी एक केस देखा था उस बारे में. बताइए, 90 डेज है, 180 डेज है, 60 डेज है, या 30 डेज है? आंसर इज 60 डेज. नेक्स्ट इज सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अपार्ट फ्रॉम द सूट इज एप्लीकेबल टू. सूट के अलावा किस पे एप्लीकेबल है सेक्शन 14? एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन, या अपील, या नन ऑफ द बो? आंसर इज एप्लीकेशन. नेक्स्ट इज टोर्ट इन द लिमिटेशन एक्ट 1963 इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? लिमिटेशन एक्ट में टोर्ट किसको दर्शाता है, क्या इंक्लूड करता है? जुडिशियल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग विच इज एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या नन ऑफ दीज? आंसर इज civil wrong which is not exclusively the breach of contract or the breach of trust. तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. रिवीजन भी मान लीजिए इसको. नेक्स्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.